Sir, you are not audible. Thank you so much. Good evening, everyone. I welcome once again all of you on board for final day and the final session for today's workshop on SLR and bibliometric analysis. Dr. Salini ma'am has already joined and with us. I won't take much time. This is my duty to formally start the session. So I'm doing my part. Thank you, ma'am. And I request you to kindly please take over the session. Thank you so much. Okay, so a very good evening to one and all present here. So let's start today's sessions. Am I audible properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My screen is also visible to all? Yes, ma'am. Right. So let's talk about the ADO model today. You know? So yesterday we were left with the ADO model. So let's start with what I wanted to tell you with this. Okay, so I told you A means antecedent, decision, and outcome. Okay. So yesterday I discussed with the model of Dr. Satish Kumar. So I have opened his paper, this. So I told you what he has done, right? I told you this thing कि इन्होंने क्या किया एंटीसीडेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको लिया, जितने भी फैक्टर्स हैं, राइट? मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब हम एक मिनट, लेट मी ओपन सम एक्सेल फाइल, लेट मी ओपन दिस. आपके जो भी एक्सेल फाइल जब आप निकालते हैं स्कोपस डेटाबेस से, राइट, तो उसके अंदर जो आपके पेपर्स आते हैं, राइट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हैं पेपर्स के, ठीक है? तो इसके अंदर जितने भी पेपर्स में फैक्टर्स जो होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको वो एंटीसीडेंट मानते हैं. आई गिव यू एन एग्जांपल, वेट, है ना? डिसीजंस में मेडिएटर्स एंड मॉडरेटर्स, एंड आउटकम में द आउटकम of the factors. I'll share an example also with you. So this is a model that is being made by Satish Kumar ji, right? So I'll share one paper with you with respect to this. So ये एक मेरा पेपर है. Let me share this with you. इसके अंदर ना फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, अफेक्टिव कमिटमेंट, करियर सेटिस्फैक्शन. ये जो पेपर है, दिस पेपर इज ऑन एचआर स्ट्रीम में है, ठीक है? तो ये एक पेपर है जिसके अंदर मॉडल बना हुआ है, राइट? तो ये मॉडल बना हुआ है. तो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं. साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट अगर किसी पर्सन को दी जाती है किसी कंपनी में, तो उससे क्या लीड होता है? अफेक्टिव कमिटमेंट. तो ये एक फैक्टर हमें नजर आ रहा है. सो दिस इज वन फैक्टर, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, राइट? ये आ गया एक फैक्टर, ठीक है? तो अगर साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है तो इट लीड्स टू व्हाट? अफेक्टिव कमिटमेंट. तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगी? इधर आउटकम में आउटकम ऑफ द फैक्टर्स, यहां से क्या आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी द अफेक्टिव कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ये दीज आर एचआर टर्म्स.
कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी इंडिविजुअल को कंपनीज के अंदर एम्पावर किया जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, राइट, तो ये एक फैक्टर हुआ। और उससे क्या मिलता है? अफेक्टिव कमिटमेंट मिलता है, राइट। तो ये आपको कैसे पता लग रहा है? जो अगर लेट्स से हमने ये पेपर्स हमने स्कोपस डेटाबेस से निकाले, राइट, जितने भी हैं, तो उसमें से लेट्स से एक पेपर था ये, दिस इज वन ऑफ द पेपर्स, राइट। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं और क्या लीड कर रहे हैं? करियर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। तो आउटकम में एक और क्या जा रहा है? अफेक्टिव कमिटमेंट भी हो रहा है और करियर सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है यहाँ पर। और जो रेजिलियंस लिया हुआ है यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, दिस इज अ मीडिएटर। हम यहाँ देख सकते हैं ये निशान लगा हुआ है, सो दिस इज अ मीडिएटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज अ मीडिएटर, रेजिलियंस। ये समझ में आया हमें अभी? दिस इज वन थिंग। ये सबको समझ में आई ये चीजें? आर वी क्लियर विद दिस और शुड आई रिपीट दिस अगेन? आर वी क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर। मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रही हूं कि हाउ डू वी फाइंड so what I try to show you how to find out according to the, ये जो सतीश जी का पेपर है, सर का पेपर है, उसके अंदर उन्होंने एंटीसीडेंट्स, जितने भी फैक्टर्स, ये मैंने अभी सिर्फ एक पेपर ओपन किया है, ठीक है, दिस इज वन पेपर, ये आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, राइट। तो ये एक पेपर है, राइट। तो अब आप ये देख सकते हो, जब आप स्कोपस डेटाबेस से बहुत सारे पेपर्स निकालते हो तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, राइट। तो ये उसमें से एक पेपर, लेट्स से हम हमारा हमने 100 पेपर्स निकाले, 100 पेपर्स निकाले हैं, राइट। तो 100 पेपर्स में से कम 50 पेपर्स में या 30 पेपर्स में कोई ना कोई फैक्टर्स तो दिए होंगे ना। तो जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप एंटीसीडेंट मानोगे। उसके जो आउटकम्स हैं, राइट, जो आउटकम्स हैं, अगर फैक्टर है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, अगर ह्यूमंस को एम्पावर किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है? इफेक्टिव कमिटमेंट और करियर सेटिस्फैक्शन। ये एक पेपर का एडीओ मॉडल है। एक पेपर से लेट्स से हमारे पास 100 पेपर्स हैं, उनमें से एक पेपर से आप ये चीज फाइंड आउट कर पाए। इसमें रेजिलियंस भी है, वो मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर अगर आप देखोगे, है ना, नेक्स्ट पेपर में लेट्स से आपने कोई और पेपर देखा, मुझे इसकी टर्म्स कम पता है, जो एचआर है, एचआर में कोई और टर्म बताएं? साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, रेजिलियंस, करियर सेट, कोई और टर्म क्या हो सकती है? एम्प्लॉय काउंसलिंग, जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, ओके। सो लेट्स से यहाँ लिखती हूँ मैं इसको, है ना। तो लेट्स से नेक्स्ट है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर भी कोई फैक्टर होगा कोई और पेपर में, तो वो यहाँ लिखते रहोगे, इसको भरते रहोगे और फिर ये मॉडल आपका ऐसा तैयार हो जाएगा। ये समझ आ गया सभी को? हाँ जी मैम, कैन वी से एंटीसीडेंट्स आर आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आउटकम्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यस, उसकी वजह से, हाँ बिल्कुल। तभी तो जो कहते हैं कि एसएलआर पेपर हम क्यों कर रहे हैं, हम एसएलआर पेपर जब भी आप थीसिस लिखते हो, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट यहाँ पर भी ऑलरेडी, जितेंद्र जी, सो ही इज माय लाइक ही इज डूइंग पीएचडी विद मी। तो मैंने उनको यही बोला कि गो फॉर एन एसएलआर एंड आई टोल्ड हिम टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप, ताकि आप फर्स्ट पेपर एसएलआर लिखोगे तो आप ये एक मॉडल तैयार कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको रिसर्च गैप भी मिल जाता है कि किसने क्योंकि देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप स्कोपस डेटाबेस से पेपर्स निकालते हो तो ऑलमोस्ट सारे पेपर्स आ जाते हैं जो प्रीवियसली डन है, ठीक है। तो जब आप प्रीवियसली डन पेपर्स निकाल लेते हो तो यहाँ से जब आप ये एडीयू मॉडल बनाते हो तो आपको ये पता लगता है कि किस को मेडिएटर माना है, किसको मॉडरेटर माना है ना, कितने मेडिएटर मॉडरेटर यूज हो चुके हैं, क्या फैक्टर्स यूज हो चुके हैं, आउटकम क्या हो सके। तो अगर ये सब चीजें अगर आपको पता चल जाती हैं तो यहाँ से आप रिसर्च गैप भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको कल जब हमने बात करी थी कि व्हाई डू वी गो फॉर एसएलआर, है ना, तो ये हेल्प करता है रिसर्चर्स को
फर्दर अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने में, ये आपको कौन से वेरिएबल्स अपने पेपर के लिए लेने, अपने ऑब्जेक्टिव जब आप सेट करते हो, तो ये जो SLR का पेपर है ये आपको बहुत हेल्प करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये सब कुछ चीज क्लियर हो गई है? इज इट मैम क्लियर? हाँ जी. मैम अगर जैसे कैरियर हाँ जी, हाँ जी अनीशा, हाँ जी. हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अगर 100 पेपर्स हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे जो डिपेंडेंट होंगे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी पेपर में वो एज एन डिपेंडेंट होंगे पर किसी पेपर में इंडिपेंडेंट यूज होंगे, तो हम मॉडल में क्या आप दिखाएंगे? उसको दोनों तरफ, आप उसको अभी दोनों तरफ ही लिखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो. ओके मैम. हाँ मैम, मुझे हाँ भी वही जी. पूछना था. Okay. So I hope it is clear. It is clear to all of you. Is this model clear? है ना? ये है. This is the Ma'am? model that is given. हाँ जी. मैम जब हम वो बना रहे हैं ना एडीओ मॉडल, एंड व्हेन वी आर राइटिंग एंटीसीडेंट्स, डिसीजन एंड आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर, देन वहां पे रेफरेंस देना पड़ता है उस पेपर का. हाँ, देना तो पड़ता है बेटा, लेकिन अगर आप इफ यू आर मेकिंग इट लाइक दिस तो नहीं पॉसिबल होगा ना. बट हाँ, अपने रेफरेंस के लिए आप कहीं पे लिख सकते हो ताकि आपको पता रहे कि ये कहाँ से उठाया. बट अदरवाइज अगर आप इस तरह से देते हो ना तो यहाँ पर तो नहीं आप दे पाओगे. हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो. लेट मी टेल यू वन थिंग. जब आप इसका राइटिंग पार्ट करते हो, राइट, लेट मी शो यू वन पेपर ऑफ माइन. जब आप इसका राइटिंग पार्ट करते हो, इसका नहीं मुझे पता, लेट मी शो यू दिस. मैं ये एक पेपर खोल रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको कहाँ लिखना होता है वो चीज. लेट मी शो यू दिस. यहाँ पर ये तो सिर्फ आपने वो बनाया ना. दिस इज ओनली द फिगर दैट यू हैव मेड, राइट. उसके बाद यहाँ पर भी तो सारा लिखोगे ना. जैसे ये मेरा पेपर है, इसके अंदर एंटीसीडेंट यहाँ पर लिखा मैंने, तो ये फैक्टर का नाम दिया, तो इसके बारे में भी तो आपको लिखना है ना. यहाँ पर आप रेफरेंस दोगे उसका इन टेक्स्ट साइटेशन, राइट. तो इन्होंने भी यहाँ पर तो सिर्फ अभी ये फिगर है, तो इसके बारे में भी तो एक्सप्लेन करोगे ना. बिना एक्सप्लेनेशन के दिस फिगर इज यूजलेस. तो वहां पर जहां पर आप ये लिखोगे सारा, राइट, जो जहां पे ये सारा कुछ मेंशन करोगे वहां पर आप इंटेक्स साइटेशन दोगे, वहां पर जाएगा वो. इज दैट क्लियर? यस मैम. हाँ जी. मैम, हाँ जी. मैम अगर एंटीसीडेंट्स डिसीजन फैक्टर्स में भी आते हैं तो फिर उसको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, उसको लिखना कैसे होगा? बेटा ये फिर आप ये देखो ना, क्या होगा कि उसके फिर जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल दैट विल बी डिफरेंट ना. तो आप उसको उस तरह से जस्टिफाई करोगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. उस तरीके से आप उसको करोगे. वहां पर एक्सप्लेनेशन आप दोगे कि व्हाई यू हैव टेकन दिस एज अ डिपेंडेंट इन सम केसेस, क्योंकि हर किसी का मॉडल अपना अपना होता है, हर किसी का. वैसे नॉर्मली व्हाट आई नॉर्मली डू इज, मैं जो करती हूँ, मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैं जब बनाती हूँ एडीओ मॉडल, सो व्हाट आई डू इज, ये जो फैक्टर्स हैं, है ना, तो यहाँ पर ये फैक्टर्स, जैसे मैंने ये 3 फैक्टर्स लिए, जैसे ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे है, तो मैं क्या करती हूँ कि फैक्टर्स को लिए फाइनेंशियल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, मैंने इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे है. ये एडीओ मॉडल मैंने जो बनाया है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने फाइनेंशियल फैक्टर्स लिख रहा, उसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर लिया. उसके अंदर क्या आता है, जब फाइनेंशियल फैक्टर्स इन्वेस्टर ध्यान में रखता है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करते हुए, तो वो किन किन चीजों की तरफ ध्यान देता है. हाई फाइनेंशियल रिटर्न्स, वैल्यू जनरेशन एबिलिटी, इंसेंटिव इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. और उसके आउटकम्स क्या होते हैं, वो क्यों कर रहा है फाइनेंशियल, मतलब ये मतलब फाइनेंशियली मतलब वो फाइनेंशियल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहा है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कंपनीज में, क्यों कर रहा है, उसके क्या आउटकम्स है, सेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल रिटर्न्स इंक्रीज. मतलब यहाँ मैं अलग अलग से डिफाइन करूँ. जैसे आप ये पूछ रहे थे ना कि ये वाला जो मॉडल है, ये वाली जो फिगर है, इसमें इन्होंने कंबाइंड लिखा है, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. बट एडीओ मॉडल जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं इसको अलग से ही पहले से ही क्लासिफाई कर देती हूँ कि अगर ये एंटीसीडेंट है तो इसका ये आउटकम है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू.
आप इसको अपने वे से भी डिफाइन कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे इसको फाइनेंशियल फैक्टर्स लिया और इसके आउटकम्स अलग दिखाए। नेक्स्ट जो फैक्टर लिया मैंने सोशल फैक्टर लिया, ये कंप्लीट मॉडल नहीं है, ये सोशल फैक्टर्स नेक्स्ट फैक्टर लिया तो इसके क्या आउटकम है, तो मैंने इसको ये अलग अलग दिखाया। यहाँ पर इन्होंने एक ही मॉडल के अंदर सब कुछ दिखा दिया। Okay. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Right. So this is what is different about my model. So my model is this. And मैंने इसको यहाँ पे किसी theory से भी relate किया. जैसे this is another way of writing about the ADO model. तो आप जैसे यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर मैंने ये शो किया, उसके आउटकम्स क्या हुए वो यहाँ पर शो किए और इसको कोरिलेट किया थ्योरी से या किसी ना किसी चीज से। मतलब जैसे अभी हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं दैट इज ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, तो उसमें जो हमने एंटीसीडेंट्स लिए हैं उनको हमने कोरिलेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो व्हाट वी ट्राई टू, लेट मी टेल यू वन थिंग, एडीयू मॉडल को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इसको ट्विस्ट कर सकते हो। लुक, दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग, दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रीवियस पेपर्स, कि प्रीवियस पेपर्स में लोगों ने कैसे काम किया हुआ है। सो दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एडीओ मॉडल एंड दिस इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द एडीओ मॉडल। इसमें इन्होंने मेडिएटर्स मॉडरेटर्स प्रॉपर लिए हुए हैं ना, और यहाँ पर आउटकम्स दिए हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि कौन सी फील्ड में कौन से सेक्टर्स में ये यूज हुआ है। Am I clear? और फिर इसका सब कुछ राइट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी शो यू वन ऑफ माई पेपर। इसके अंदर लुक एट दिस। सो आई हैव गिवन द हेडिंग एंटीसीडेंट फर्स्ट फैक्टर था फाइनेंशियल फैक्टर। सो आई हैव रिटन डू राइट समथिंग अबाउट दिस। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा, वी हैव रिटन अबाउट फाइनेंशियल फैक्टर्स, नेक्स्ट फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर डिसीजन आया। फिर डिसीजन में फाइनेंशियल फैक्टर्स के कौन कौन से डिसीजन थे, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, फिर अगला पैराग्राफ सोशल फैक्टर, सेकंड फैक्टर के क्या क्या डिसीजंस थे वो लिखे सारे, उसको एक्सप्लेन किया, फिर आउटकम्स आए और फिर फाइनेंशियल फैक्टर्स के क्या क्या आउटकम थे, फिर सोशल फैक्टर्स के क्या क्या आउटकम थे। तो ये हमने इस तरीके से लिखा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अबाउट दिस। Is it clear? This model is clear to all of you? Please raise your hands. मैम मैम अगर एंटीसीडेंट्स में भी सेटिस्फेक्शन है और आउटकम में भी सेटिस्फेक्शन है तब कैसे लिखना होगा? सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है बेटा वर्ड? आउटकम्स में आप ये बताइए ना, एंटीसीडेंट में सेटिस्फेक्शन वर्ड कैसे आ सकता है? सेटिस्फेक्शन तो आउटकम ही होगा ना। ओके मैम, सपोज एंटीसीडेंट में जॉब सेटिस्फेक्शन है और आउटकम में साइकोलॉजिकल जॉब एम्पावरमेंट है। सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता ना बेटा, ये तो आउटकम ही जॉब सेटिस्फेक्शन होगा ना। Okay. अगर आप एम्पावर्ड हो, साइकोलॉजिकल एम्पावर्ड हो, तभी आपको जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा ना। ये उल्टा कैसे हो सकता है? मैम सेटिस्फाइड होने बेटा से कोई भी बात तो नहीं, empowered हो सकते हैं। बेटा विल टॉक लेटर अबाउट दिस। Okay, ये okay. उल्टा नहीं हो सकता, ओके है ना? मैम, ओके। दिस कैन नॉट बी द अदर वे अराउंड। एनीवेज विल टॉक लेटर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सबको समझ में आई है बाकी ये चीजें? So let's proceed ahead, right? So this is about the ADO model. Next इसमें जब हम करते हैं, so comes the discussion part. Discussion में, you know, it is the brief overview of the, this is a brief overview of data analysis part. जो हमने डेटा एनालिसिस में यहाँ पर, इससे पहला जो था स्टेप वाज द डेटा एनालिसिस, राइट? तो जो हमने डेटा एनालिसिस में ये जो भी काम किया है यहाँ पे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है,
जब आप डेटा एनालिसिस पार्ट लिखते हो तो बहुत अच्छे से हर फैक्टर को एक्सप्लेन करते हो। डिस्कशन में आपको सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देना होता है। तो वो कैसे देते हैं, लेट मी गिव यू दिस, लुक एट दिस। सबसे पहले नॉर्मली व्हाट हाउ आई राइट इज, मैं कैसे करती हूँ मैं आपको, और मैंने जो पेपर्स में भी देखा है, तो आई एम टेलिंग यू दैट सबसे ऊपर आप लिखते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्कशन, व्हेन वी स्टार्ट विद द डिस्कशन वी नॉर्मली राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, दिस इज हाउ वी स्टार्ट, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसमें मैंने मैकक्लेन्स थियरी ऑफ नीड को लिया था, आई एक्सप्लेन दिस इन अ फ्यू लाइन्स, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ सिर्फ एक्सप्लेन किया है। डिसीजन एस्पेक्ट आ गया, एक मिनट, लुक एट दिस, एक मिनट, हाँ, डिसीजन एस्पेक्ट ऑफ द एडीओ मॉडल, उसको मैंने बताया कि फाइनेंशियल फैक्टर्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, 4 फैक्टर्स। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, somebody has switch on the mic please। नरेश जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो नरेश जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लुक एट दिस। तो जब आप डिस्कशन लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि वी हैव आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स, द फैक्टर्स आर फाइनेंशियल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फैक्टर। हम क्या लिख रहे हैं, डिस्कशन पार्ट, सो वी आर राइटिंग द, लेट्स से डिस्कशन पार्ट, तो हम क्या लिखेंगे, सो वी हैव आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स, मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ, दैट इज financial factors, social factors and self actualization। बस ये आपका किसके बारे में हुआ, this is about the antecedent, right? Now next come the decision part, so the financial factors, decision part includes what, जो भी 4 factors थे वो। next social factors, decision part includes जो भी फैक्टर्स थे, राइट। तो फिर उसके बाद आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स जो भी थे, सिर्फ नेम लिख दिया यहाँ पर आपने। तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिस्कशन पार्ट होता है, डेटा एनालिसिस बहुत ब्रीफ होता है, डिस्कशन पार्ट जब आप लिखते हो सिर्फ इसमें बहुत छोटे में बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हो, और सिर्फ यहाँ टू द पॉइंट लिखते हो चीजें, राइट। सो दिस इज हाउ यू एंड योर डिस्कशन पार्ट। हमने इसके अंदर वो भी लिखा था विच इज द टॉप जर्नल्स, तो यहाँ पर वो भी बता सकते हो, विच ईयर इट स्टार्टेड, ये सब चीजें हमने करी थी ना। तो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी रिटन इन दिस डिस्कशन पार्ट, बट very briefly, one line like this। So this is about your discussion part। Then comes the implication of the study, right? Implication of the study may let me show you this, let me just, implication has to be, this section has to be very very good। Please understand, जो implications of the study है वो section आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। Let me show you जो impact investing वाला मेरा पेपर था, so what we have written is, look at this, हमने ये study implications बनाई है, ये थोड़ी है अभी, पूरी नहीं है, कम से कम हमने इसमें 5 to 6 लिखी थी, ये मैंने अभी आपको थोड़ा दिखा रही हूँ। तो इसमें we have told, we have given implications का मतलब क्या होता है कि जो आपकी स्टडी है उससे आपने क्या समझ पा रहे हो, है ना, उससे किस किसको फायदा है। तो किस किस को, जैसे इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर अगर आप लिखते हो तो उससे किसको फायदा होता है, उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है, राइट। टैक्सेस में अगर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो सब्सिडीज मिलनी चाहिए उन्हें, राइट। तो ये सजेशन दिया हमने। तो इस तरह से इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी मींस किस किस को फायदा है इस स्टडी को, इस स्टडी से किस किस को फायदा है और कौन इस स्टडी को पढ़ेगा आपकी, राइट।
implication of the study. So अगर हम इसको इस पार्ट को बहुत अच्छा बनाते हैं, so that will be very very good for us. ये भी बहुत important part play करता है, right? तो पॉलिसी मेकर्स को भी ये हेल्प करता है. ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग टॉपिक था, उसकी रिकमेंडेशंस हैं और स्टडी इम्प्लीकेशंस हैं to the different segments of the society. So this is how you write the implications of the study, and this part has to be very very good part. ये काफी elaborate करना चाहिए. और इसको आप लिखते कैसे हो बेसिकली, जो previous studies हैं, look let me tell you how to write this as well. ये जो आपकी previous studies है, एक तो क्योंकि आपने जो एडीओ मॉडल बनाया है वो किसके बेसिस पे बनाया है, एडीओ मॉडल हमने किसके बेसिस पे बनाया, इन प्रीवियस स्टडी. तो इन्हीं प्रीवियस स्टडीज की जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, आप उसको एक जगह इकट्ठा कर लो वर्ड फाइल में, राइट, एंड देन स्टार्ट सीइंग व्हाट दे हैव रिटन एंड देन मॉडिफाई इट इन योर लैंग्वेज, एंड आपको उसके बेसिस पे आप अपना इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी को बना सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. This is how you write a normal SLR paper. I hope it is clear. Please raise your hands if it is clear. Any doubt, please ask. Ma'am, I have one doubt. Hanji. Ma'am, when we write this paper, SLR paper, we are showing this ADO model under data analysis part. Right. But when we write thesis, and if I am using ADO model, under which chapter shall I? Data analysis? ADO model? Data Under analysis? data analysis only? Yes, data analysis only. Okay. आपका All like, should cover. let me tell you. हमारे यहाँ पर जैसे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो हमारा क्या होता है, लेट्स से एक चैप्टर बनता है पूरा डेटा एनालिसिस का, है ना, डेटा एनालिसिस. तो उसके अंदर फिर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2. ऑब्जेक्टिव 1 का जितना डेटा एनालिसिस होता है वो इसके अंदर आ जाता है, ऑब्जेक्टिव 2 का जो डेटा एनालिसिस है वो इसके अंदर आ जाता है. तो ये इस तरीके से होता है, और ये आपको पूरा का पूरा यहीं पे देना होता है, बिल्कुल थीसिस में ये यहीं पे जाता है, अलग नहीं कहीं जाएगा. रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो एक चैप्टर होता है उसमें सबकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जाएगी, बट आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव 1 की रिसर्च मेथोडोलॉजी, 2 की, 3 की, 4 की, और जो कॉमन है वो ऊपर जाएगी. सो दिस इज हाउ यू राइट इट. Is it clear? Is it clear to all? But ma'am, for objectives, we are using hypothesis test. Right? So we are showing hypothesis test. Which hypothesis test we are using? We are showing that under data analysis part. नहीं, हाँ, मतलब आपने जो रिजल्ट्स निकाले के वो लिए डेटा एनालिसिस, बेटा हाँ. जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं वो आपके डेटा एनालिसिस पार्ट में जाएंगे. जो मतलब आप सिंपल है, जो आप पेपर लिख रहे हो, है ना, पेपर के अंदर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखा है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जाएगा, जो डेटा एनालिसिस में लिखा है वो डेटा एनालिसिस में. सिंपल एज दैट. आपको क्लासिफाई करना है कि आपके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का है, सेकंड का है. तो यहाँ पर आप ये जैसे चैप्टर डेटा एनालिसिस है ना, चैप्टर अगर आपका आता है यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर है आपका, है ना. तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव 1, यहाँ पे आप बिल्कुल क्लैरिफाई करोगे, दिस इज ऑब्जेक्टिव 1 का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक्स ये, ऑब्जेक्टिव 2 की ये, 3 की ये. आप बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हो इसको. एग्जैक्टली जो आपने पेपर में लिखा है उसको उठा के उसी सेक्शन में डाल देना आपने. ओके, दिस इज हाउ वी डू प्रैक्टिस यार. मैंने औरों के भी थीसिस देखे हैं और भी उसके देखे, वो भी ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, क्योंकि फिर आपको भी तो डिफरेंशिएट करना ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसी को पढ़ते हुए कि किसका रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन से ऑब्जेक्टिव का क्या है. तो आप वहां पर जब मेंशन कर दोगे ना ये चीज, दिस इज ऑब्जेक्टिव 1, दिस इज ऑब्जेक्टिव 2, वो वहां पर क्लासिफाई हो जाता है, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. मैं ये आपको आज भेज दूंगी, मेरे को कल ध्यान नहीं रहा, इट वाज गेटिंग, बिकॉज कल शायद हम काफी लेट हो गए थे, तो कल नहीं मैं कर पाई थी. सो आई विल सेंड यू टुडे अबाउट दिस, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस? किसी को कुछ पूछना है इसमें? फिर थीसिस में जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर होगा, हाँ, उसके भी ऐसे ही जाते हैं, उसका भी ऐसे ही जाएगा. बिल्कुल रहते हैं. अगर अगर हम अलग है, जैसे अगर आपका ये भी तो हो सकता है ना कि आपके ये फर्क होते हैं, क्या ये
लेट मी शो यू वन पेपर. जैसे एक पेपर है मेरा, कौन सा वाला पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम हाइपोथेसिस एंड मॉडल. नहीं, ये भी नहीं है, ये तो सिर्फ नहीं, मतलब क्योंकि ना देखो, आप बाइफरकेट करके भी करते हो ना. जैसे लेट्स से ये एक पेपर है ना, तो उसमें हमने अटैचमेंट थियरी यूज करी है, तो हर के साथ यहाँ पे नीचे हाइपोथेसिस भी लिखते हो. अब आजकल ये जैसे हाइपोथेसिस 1 आ गया है ना, ये हाइपोथेसिस 2 आ गया, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो. ये लिटरेचर ऑफ कुछ जो जनरल है वो इकट्ठा डाल दो, बाकी अलग अलग भी डाल सकते हो. राइट, आई होप इट इज क्लियर. So, okay, let's start with the bibliometric analysis. Okay, उसके लिए आपको ना R software, you need a R software. मैं एक मिनट, मेरे को ना एक्चुअली आई हैव 2 लैपटॉप्स, तो ये इस लैपटॉप पे R नहीं चलता है, तो मेरे को ना दूसरे लॉगिन लैपटॉप से मैं साइन इन कर रही हूँ, तो मेरे को 1 मिनट दे दो. लेट मी साइन इन फ्रॉम दैट. राइट, मैं इससे लॉग ऑफ. Okay, let's start with the bibliometric analysis now. My screen is visible to all of you. My screen is visible and I'm audible properly. Okay. Yes, ma'am. Okay, so let's start with this. So these are the 3 commands. अच्छा, सबसे पहले तो you have to install R and R Studio. अगर कभी भी हमें please switch off your mic, please. Can we switch off the mic? बिब्लियोशाइनी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हो. आई टेल यू हाउ अ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एसएलआर. राइट, सो सबसे पहले इसके अंदर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, हम जो करेंगे, व्हाट आई नॉर्मली फॉलो फॉर द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इज बिब्लियोशाइनी. एंड बिब्लियोशाइनी इज अ सॉफ्टवेयर, आर सॉफ्टवेयर का ये वर्जन है. आर स्टूडियो के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द आर स्टूडियो. आर स्टूडियो जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है. राइट, और आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. ओके, तो 2 कमांड्स है, मैं आपको ये कमांड्स भी भेज दूंगी. राइट, आई विल सेंड यू दीज कमांड्स. सबसे पहले हमें R को इंस्टॉल करना होता है. 2 स्टेप्स होते हैं इसके. सबसे पहले यू हैव टू इंस्टॉल R. उसके लिए कमांड है cran.r project.org. फिर उसके बाद once we have installed R, you have to install R Studio. rstudio.com is the another this thing. राइट, उसके बाद ये आपका ओपन हो जाता है, और R जब आप खोलते हो तो आपको यहाँ पर आपको टाइप करना R Studio. ये आ गया यहाँ पर, ये मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो ये इसको ओपन करते हैं तो यू गेट 4 विंडोज. लेट मी शो यू दिस. ये इसकी विंडोज हैं. ये 4 उसके अंदर होता है. दिस इज 1 विंडो, दिस इज अनदर, दिस इज 3rd, और ये नीचे एक 4th होती है. राइट, तो हमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हमें इसको ज्यादा नहीं सीखना है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर. right, our programming we are not interested. We are interested in the software called as a biblioshiny, जो कि इसके साथ अटैच होता है. right, तो तो उसके लिए ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये आप
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाली विंडो आपके पास सभी के पास आ जाएगी। तो इसमें 3 कमांड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड व्हेन वी हैव टू रन द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो सॉफ्टवेयर का नाम है बिब्लियोशाइनी। तो 3 कमांड्स कौन सी हैं हमारे पास जो हमें रन करनी है? सो दीज आर द 3 कमांड्स। आई विल सेंड दिस टू ऑल ऑफ यू। इसको कॉपी करोगे एंड यहां पर वी विल पेस्ट इट। मेरी ऑलरेडी पेस्ट है, राइट? इसको सिलेक्ट करोगे इन 3 कमांड्स को, और यहाँ पे एक ऑप्शन आती है दैट इज कॉल्ड एज अ रन। जब ये रन होता है तो ये इस तरह से फाइल खुल जाती है आपके पास। सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूं ये? आर यू एबल टू सी दिस? समझ में भी आ रहा है सभी को? यस मैम। नाइस, ओके। तो मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी है। अच्छा, एक चीज और, तो सबसे पहले इसके अंदर जब आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं हम, तो हमें स्कोपस की फाइल या वेब ऑफ साइंस की फाइल, जो भी हमारे पेपर्स निकलते हैं, ठीक है? अभी मैंने दोबारा से, ये एक टॉपिक है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मैंने टाइप किया यहाँ पर, ठीक है, सर्च किया, और मेरे पास 258 डॉक्यूमेंट्स आ गए। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इस फाइल को, ये एक फाइल आ गई है मेरे पास, लेट मी शो यू। मेरे पास ये एक फाइल आ गई है। डाउनलोड्स में है ना, ये रही स्कोपस की फाइल। इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं करना इस फाइल को। वी हैव टू टेक दिस फाइल एज इट इज। तो आपने क्या करना है, यू गो टू स्कोपस, यू रन दीज 3 कमांड्स, you select these 3 commands and run and strike this button run. So when you will do this, so what will happen is, यहाँ पर अपने आप से आपके पास ये खुल जाएगा पेज, and this page is of बिब्लियोशाइनी। लिखा आ रहा है ना इसमें, द शाइनी ऐप फॉर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐप, तो आई नॉर्मली डू दिस विद दिस ऐप ओनली। बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट, अदर सॉफ्टवेयर भी हैं, बट आई नॉर्मली गो विद द बिब्लियोशाइनी, राइट? इससे भी आप अच्छे एनालिसिस कर लेते हो। तो आपने सबसे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू? गो टू डेटा, लोड डेटा। आप कमांड्स को लिख सकते हैं, डेटा, लोड डेटा। यहां पर राइट साइड पे आ जाइए, इंपोर्ट और लोड रॉ डाटा, इंपोर्ट रो फाइल। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कहां से, कौन से डेटाबेस से। सो वी हैव स्कोपस, स्टार्ट ब्राउजिंग दैट फाइल, सो इट इज इन डॉक्यूमेंट्स, एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे थे स्कोपस में? 258 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्कोपस। तो ये रिजल्ट्स आ गए कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से है, लैंग्वेज, टोटल साइटेशंस, ऑथर्स, ये सब गुड, पुअर। इसको सेव करना है और क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा हो गया? बिकॉज ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल द रिकॉर्ड्स आर बीइंग शोइंग हियर। इसमें ना इंटरनेट का बहुत इश्यू रहता है, ये एक बहुत मेजर इसके साथ फ्लॉ है। ये यहाँ से मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा। लेट मी, एक मिनट, लेट मी, जो एक्स्ट्रा विंडोज है सब बंद कर देते हैं। लोड डेटा, लेट मी डू इट फास्ट। सबको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, राइट? तो आई विल टेल यू हाउ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एसएलआर। एसएलआर में ना खुद बहुत सारा काम करना होता है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में आपको काम कम करना होता है, एंड इट इज इजियर टू राइट पेपर थ्रू बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, राइट?
तो यहाँ पे सेव किया एंड क्लोज कर दिया, ये रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट. Okay, let me tell you bibliometric analysis. What are the different sections of this bibliometric analysis? इसके अंदर भी introduction होता है, research methodology, data analysis, same as that of the discussion, as that of the SLR. इसमें sections same रहते हैं. The sections of the bibliometric and SLR, they remains the same. Implications of the study. And conclusion. So you can see the sections, they remains the same. First comes the introduction, research methodology, data analysis, discussion, implication of the study, conclusion. अब how it is different? Data analysis में यहाँ पे graphs ज्यादा होते हैं. वहां पर जो हमने डेटा एनालिसिस किया था SLR में, जो डेटा एनालिसिस पार्ट था SLR का, उसके अंदर हमने किया था ईयर ऑफ पब्लिकेशन. ये यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पे ग्राफ्स बहुत फर्क होते हैं. आई विल शो यू हाउ. ईयर ऑफ पब्लिकेशन हमने यहाँ पे एडीओ मॉडल बनाया था, ठीक है, और TCCM फ्रेमवर्क, अच्छा वो रह गया, कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर टाइम मिला तो विल डू इट. TCCM फ्रेमवर्क हो गया, राइट? तो ये जब आप करते हो, इसमें मैनुअल काम है. जब आप ये सब करते हो, दिस इज मोर टाइम टेकिंग एंड दिस इज ऑल मैनुअल, राइट? बट जब यहाँ डेटा एनालिसिस करते हो, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ्स होते हैं, जो कि कौन जनरेट करता है? बिब्लियोशाइनी सॉफ्टवेयर जनरेट करता है आपके लिए. आपको जितने भी ग्राफ्स हैं, लेट मी शो यू वन एग्जांपल्स ऑन टू दिस. लेट मी ओपन दिस. ओहो, ये भी बंद हो गया, कोई बात नहीं, खोलते हैं अभी दोबारा से. 1 मिनट दो बस मुझे. This is one of my papers that I have written into this. I'll show you more of the diagrams. Let me download this. Let me show you these two papers, psychology and marketing. ये इसके पीछे एक स्टोरी है. I always tell this to the my participants कि somebody approached me and said, would you like to go for a bibliometric analysis paper? I said okay. So at that time I don't know even the ABC of this, but I know SLR at that time. So I asked him the paper for reference. So he gave me these two papers जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ. तो ये जो 2 पेपर्स दिए थे, ये सर ने मुझे दिए थे एज अ रेफरेंस टू यूज. इन 2 पेपर्स को देख के मैंने एनालिसिस किया था. मुझे एनालिसिस करना था. ग्राफ्स उन्होंने बना के दिए थे, बट मुझे एनालिसिस करना था, राइट? तो लेट मी शो यू. इसमें देयर इज मोर ऑफ द ग्राफ्स. लुक एट दिस. ये सब, ये जो जितना भी डेटा है, रीजन वाइज, कंट्री वाइज, राइट, ये सारे ग्राफ्स, इसको बस आपको एनालिसिस करना होता है. ये सारे ग्राफ्स आपको कौन देता है? ये जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड एज अ बिब्लियोशाइनी. ये फिर से बंद हो गया, बट एनीवेज मैं इसको दोबारा से करती हूँ. तो ये सब आपको सिर्फ इसका एनालिसिस करना होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू राइट द एनालिसिस पार्ट. ये सब आपको कौन करके देता है? बिब्लियोशाइनी सॉफ्टवेयर. एंड व्हाट यू हैव टू डू इन द डेटा एनालिसिस पार्ट, यू हैव टू जस्ट राइट द दिस पार्ट. आपको सबको ये सिर्फ राइट करना होता है, और ये सब आपको बना बनाया मिलता है. सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड पेपर भी दिखा सकती हूँ मैं. एक मिनट, लेट मी शो यू द अनदर पेपर एज वेल. दिस इज द अनदर पेपर. लेट मी शो यू दिस. इसमें भी डायग्राम्स हैं, इन्होंने टेबल्स बहुत बनाए हैं इसमें. ये सब जितना भी जो आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपाइल किया होगा, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज बीइंग गिवन बाय द
बिब्लियोशाइनी, लुक एट दिस इज वन ऑफ द डायग्राम, ठीक है। ये भी किसने दिया है, बिब्लियोशाइनी, ये सारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर दिस इज थीमेटिक एनालिसिस, ये भी किसने दिया आपको डायग्राम, बिब्लियोशाइनी। ये भी, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा डायग्राम्स, ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको कौन देता है, इट इज गिवन बाय दैट ऑफ द सॉफ्टवेयर बिब्लियोशाइनी, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द SLR पेपर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो हम अब इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये क्लियर है जो मैं आपको ये सब बताना चाह रही हूँ, इज इट क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड्स। ये पेपर लिखना कंपैरेटिवली इजी होता है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर, राइट। मुझे लग रहा है हमारा बंद हो गया कुछ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। दोबारा से एक बार रन करते हैं इसको। इसमें ना बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये रन नहीं होगा। इसके साथ बस ये ड्रॉबैक है, ये जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि कितनी बार हो चुका है, तो ये एक बहुत इश्यू रहता है इसमें, मेरे को हमेशा डर लगता है। आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ दिस। मैम 2 डेटाबेस एक साथ नहीं ले सकते हैं? नहीं ओके नहीं, मैम। तो मैम पेपर्स एक में ही ले सकते। होता है आपको ये एक ही ऑप्शन दिया है, ये देखो ना। ओहो यार, इंटरनेट को हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? एक मिनट, लेट मी चेक यार, ये क्या हो रहा है? नो भाई, नहीं, आप इसको नहीं ले सकते हो, एक ही ले सकते हो। आप देखो ना, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है ये दो की। मैम मैंने एक पेपर देखा तो उसमें जैसे 2 डेटाबेस वो लोग यूज किए थे, तो वो कैसे फिर हुआ होगा? इसमें डिप्यूशन वो वॉस्फियर वगैरह में होगा। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इस वाले सॉफ्टवेयर में आप एक ही कर सकते हो एट अ टाइम, क्योंकि ये देखो ना ओके यहाँ मैम। पे ये दे ही रहा है अलग अलग। जैसे वॉस्फियर हो गया है ना, और जो डेटाबेसेस हो गए उसके अंदर हो सकता हो ऐसा कुछ। ओके मैम। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे फर्स्ट है इसके अंदर ओवरव्यू। सो दिस इज द फर्स्ट टेबल दैट यू मेक। दिस इज ओवरव्यू में जाके मेन इन्फो। ओ यार, ये क्या हो रहा है? शिट। अरे यार, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टुडे, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक वो इसको अपडेट मांग रहा है। मैं या तो अपडेट कर दूं, एक मिनट, मुझे नहीं पता ये क्या आ रहा है प्रॉब्लम। अपडेट मांग रहा है, आई थिंक। एक मिनट, अब इसमें टाइम Ma'am, पता this नहीं is a कितना लग problem जाएगा। of updation. हाँ, वही कह रही हूँ अपडेशन की। वो मैं इसको अवॉइड कर रही थी, बट आई थिंक वो मांग रहा है। बट डोंट वरी, विल टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, बट आई कंप्लीट दिस, है ना। एक मिनट अपडेट लगा देते हैं इसको, देखते हैं अब इसमें टाइम ना ले लेंगे, या बस इसकी यही प्रॉब्लम है ना। Ma'am, it will take time 5 minutes because I am doing same work and this is showing again and again. अच्छा, बस 2 मिनट दो, फिर कोई बात नहीं। अगर ये जो 5 मिनट्स आपके वेस्ट होंगे, ये हम आगे लगा लेंगे 8:30 के बाद भी, डोंट वरी, है ना। बट इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये हो नहीं रहा है, ये चलने नहीं दे रहा है इसको, नहीं तो ना ये इसके अपडेट्स मांग ही रहा है। So, ma'am, till the time I have a question. हाँ जी, बताइए सर। My question is, ma'am, currently what we are doing is that this looks quite organized till the time you're using Scopus. But ओके, if you're not using Scopus and you're a part-time PhD guy and you're not there in the university, so chances of you using Scopus is going to be near to zero. So you definitely will have to use the Google Scholar. नहीं 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 नहीं, ट्राई टू, ये तभी चलेगा, ये वर्क ही तभी करता है। आप फिर Correct. वॉस्फियर वगैरह को, बट ये नहीं, मेरा ख्याल से तो ये नहीं लेगा ना, क्योंकि देखो ना आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुछ चीजें
ये ऐसे ही आपको मान के चलनी होती है कि दिस विल वर्क ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ना, इसमें बहुत सारी चीजें, मैं अब जैसे अगर आप ये कोई भी डायग्राम बनाते हो, मैंने अभी जो आपको पेपर्स खोल के दिखाए, राइट, तो अगर आपको जैसे पेपर्स हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन, ये जो सारे डायग्राम्स ये जो बना रहा है, ये जो आपकी टोटल इंफॉर्मेशन है ना, उसको देखते हुए बना रहा है ये, तो इट मतलब ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो फाइल निकलती है ना, ये फाइल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Got it. अभी मैं आपको ना आई विल शो यू दिस। ओहो, let me try running this now. हाँ, बस इसमें यही, दिस इज द मेजर टास्क एंड द मेजर प्रॉब्लम कि ये ऑनलाइन चलता है। So this is Scopus, browse, Scopus, start. ठीक है, सो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ओवरव्यू, and this is the main, this is the first information that we have got. Look at this, this is the first table that we get, and this is the most important thing. तो आप इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बता रहा है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक के, अभी हमने किसके पेपर्स निकाले, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग टॉपिक पे निकाले, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक है, सोर्सेज, बुक, जर्नल्स, कितने बुक्स और जर्नल से पेपर्स निकाले 139, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं 258, ग्रोथ रेट, एवरेज साइटेशन पर डॉक्यूमेंट, रेफरेंसेस, कितने रेफरेंसेस हैं, ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट दीज पेपर्स, राइट, तो वो आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल पे क्लिक किया तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक्सेल फाइल के अंदर आ गई है। कैन यू सी टू दिस? सो दिस इज द फर्स्ट टेबल for the data analysis part of yours, right? Let me show you one paper of mine with respect to this. मैंने जो ये पेपर लिखा था इसके ऊपर, let me share it with you. तो इसके अंदर अब आपको what is important here, मैं इसमें ना रिसर्च मेथडोलॉजी इज ऑलमोस्ट द सेम। ओए एक मिनट, दिस इज नॉट द फाइनल पेपर, ये रहा, ओके, मेन इंफॉर्मेशन। सो डेटा एनालिसिस का पार्ट जो शुरू करोगे आप, वो यहां से करोगे, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट टेबल। अब जब भी आप, देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब भी हम कोई भी टेबल या फिगर डाल रहे हैं पेपर के अंदर, उसको एक्सप्लेन जरूर करना होता है हमें, राइट? तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो ये सारा जितना भी इस टेबल के अंदर था, राइट, जितना भी ये टेबल के अंदर था, ये सारा का सारा मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पर। सिंपल, क्वाइट सिंपल। आप देख रहे हो कि सारे टेबल्स, ये जो टेबल्स और फिगर्स हैं आपके पास खुद आ रही हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द फर्स्ट टेबल, राइट? फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ इसमें ना जो इम्पॉर्टेंट लगते हैं मुझे, मैं सिर्फ वो कराऊंगी, बट नॉट अदर्स। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, 3 फील्ड प्लॉट। यहाँ पर ओवरव्यू, हम क्या कर रहे हैं इसमें, ओवरव्यू। सबसे पहले हमने क्या निकाला, मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेपर, अबाउट दिस टॉपिक, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग।
क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जो हमने स्कोपस से डाउनलोड की है ये फाइल, स्कोपस फाइल 258 पेपर्स थे जो, तो उसकी मेन इंफॉर्मेशन ये है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको 3 फील्ड प्लॉट। ये सारे के सारे आप अपने पेपर में दिखा के और पेपर को लिख के भेज सकते हो, राइट। तो 3 फील्ड प्लॉट के अंदर आपने क्या बताना है? आपने ये बोल रहा है रेफरेंसेस वी डू नॉट वांट, वी वांट द कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज मैं आपको दिखा देती हूँ पहले एक होता क्या है, जस्ट लेट मी शो यू दिस। ओके, सो ये यहाँ पर क्या आ गया है, सब ये देखेंगे एक बार जरा। इसके अंदर है ये 3 फील्ड प्लॉट है। 3 फील्ड मतलब 3 फील्ड्स हैं इसमें, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है, ये ऑथर के नेम्स है, ये ऑथर की कंट्री है, और ये थर्ड क्या लिया था हमने? टॉपिक। ये देखिए ऑथर्स, कंट्रीज एंड कीवर्ड्स। तो कौन से कीवर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये आप देख रहे हैं इसका इस फिगर को आप देख पा रहे हैं अच्छे से? कितनी ये जो फिगर है जो ये ब्लॉक है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग वर्ड, सोशल एंटरप्राइज, सोशल फाइनेंस, ये 4 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो इस स्टडी से रिलेटेड है। व्हाट इज दैट? इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, सोशल एंटरप्राइज एंड सोशल फाइनेंस। इनकी विड्थ और लेंथ देख रहे हैं आप ये? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में? इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग दिया, फिर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, फिर सोशल एंटरप्राइज, सोशल फाइनेंस, राइट। तो ये जो ऑथर्स हैं कैल्दरिनी एम, तो इस पर्सन ने किस किस टॉपिक पे लिखा है? इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, राइट। इसकी अपने लेयर्स देखनी है, इसने किस पे लिखा है? इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, और किस पे लिखा है? सोशल एंटरप्राइज एंड सोशल फाइनेंस। इस पर्सन ने ही हैज रिटन ऑन ऑल द टॉपिक्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी एरोज जा रहे हैं, और इसी तरह से फिर ये देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये इसने कितने लोगों के साथ काम किया डिफरेंट कंट्रीज के। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइंस जा रही हैं डार्क कलर्स में, तो इसने कितने लोगों के साथ कोलैबोरेट किए? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो ये सब, तो ये टेबल आपको एक्सप्लेन करना होता है। लेट मी सी टू माय पेपर, करा था आई थिंक मैंने ये 3 फील्ड प्लॉट भी। ये थीमेटिक एवोल्यूशन है, टाइम स्लाइस है, एक मिनट, 3 फील्ड प्लॉट था ये, 3 फील्ड प्लॉट था ये। जस्ट लुक एट दिस, राइट। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव डन। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। सो अब आपको इसमें क्या करना होता है? आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। प्लीज अंडरस्टैंड कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? जस्ट गो थ्रू इट। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, प्लीज रीड दिस, राइट। यहाँ पर इसमें ये बताना है जो अभी मैंने आपको चीजें बताई, whatever I have told you, what I told you is like what are the 3 fields that you have taken in the 3 field plot. इसको heading भी कैसे देनी है आपने? You have given the heading as a 3 field plot. देख रहे हो आप ये? So this is the heading that I have given in my paper and that is called as a 3 field plot. तो 3 field plot के अंदर कौन कौन से 3 fields थे? authors, country, इसमें इन्होंने ID लिया है और जर्नल का नाम लिया है। इसमें क्या लिया है? एक मिनट, let me see. The first column denote the countries with the highest number of authors affiliation. Second indicates the keywords, and third column most frequently used word in the field of omni-channel marketing. So look at this. Can you see how I have explained this? कि मैंने इसको सबसे पहले ये बताया कि फर्स्ट कॉलम जो है, ये वाला जो कॉलम है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सेकेंड और थर्ड क्या कर रहा है, एंड हाउ दे आर रिलेटेड, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चाइना इज द मेजर कंट्री जिसने ये इस पे काम किया है, फिर उसके बाद यूएसए वाले लोगों ने काम किया, फिर इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से आपको इसको नीचे एक्सप्लेन करना है। द डायग्राम हैज कम आउट विद यू एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू एक्सप्लेन दिस नाउ। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चन? आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पेपर भी काम कर सकते हो, जो आपका जैसे कोई टॉपिक है। हाँ, जैसे अभी एक सर ने पूछा, तो दिस फाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। आपने कहीं से भी, आप अपना कोई भी फ्रेंड बना लो, है ना,
और जो भी आप फ्रेंड बनाओ उसके पास स्कोपस डेटाबेस हो, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज। आप ये देखो ना, आपको इतनी इजी पेपर, आप इतनी इजीली एक पेपर लिख पा रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये डेटाबेस ही तो चाहिए। तो यू जस्ट ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे आई वॉज वर्किंग एट IMS गाजियाबाद फ्यू इयर्स बैक, तो तब ना उस टाइम रिसर्च का कुछ कम था, रिसर्च लोग कम करते थे, पेपर राइटिंग एंड ऑल दैट। सो तो आई वॉज वर्किंग एट IMS गाजियाबाद, तो वहां पर उस टाइम पे स्कोपस डेटाबेस नहीं था। So what I did was one of my friends suggested कि अगर आपको जैसे एमरॉल्ड के पेपर्स देखने या स्कोपस का डेटाबेस, तो उस टाइम पे 2015 की बात है ये, तो आई वेंट टू MDI गुड़गांव। वहां की जो लाइब्रेरी है आप उसको एक्सेस कर सकते हो ऑन अ पेमेंट बेसिस। सो आई वेंट टू दैट प्लेस, मैं MDI गुड़गांव गई, मैंने वहां पे पेमेंट करी और 2-3 आवर्स आई वेंट एंड सैट देयर एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट द गुड पेपर्स। तो इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो, दिस इज वन ऑप्शन, राइट। और आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो या किसी और की भी, और भी बहुत सारे लोग होंगे इस ग्रुप में भी होंगे जिनके पास स्कोपस डेटाबेस का एक्सेस होगा, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज पीपल, राइट। सो Ma'am, please share your details in chat box, please. I'll do that after this class. Yes, ma'am, I have a question, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am, as you said that while you are analyzing this figure, you said that this much of paper on this topic is written in China and things like that. So while we are taking out the database, should we confine ourselves to one, like it's combination of one sentence only, 1 or 2 words only, not multiple words? Multiple words, you mean what? For Just look at example, this. इसमें देखो ना, the finding indicates, look at this, the finding indicates that China has devoted greater attention to the subject of omnichannel retailing while the United States falling closely behind. आप इससे और क्या लिखो, आप ये देखो ना, ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला जो फिगर है, उससे मैंने इतना बड़ा कुछ लिखा है। ma'am, how from where this omni channel came from? दिस इज अ टॉपिक, दिस इज अ टर्म इन मार्केटिंग। ये जो पेपर लिखा है ये ओमनी चैनल रिटेलिंग के ऊपर है ये पेपर, तो ये इसलिए ओमनी फिगर्स में नहीं आता ना ये चीज। आ रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने कीवर्ड्स लिए होंगे तो कीवर्ड्स में आ रहा होगा ना ये देखो ना, ओमनी चैनल रिटेलिंग में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सेल्स इज ओमनी चैनल रिटेलिंग, ये आ तो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये आ रहा है यहाँ पर। ओके ओके फाइन। हाँ हाँ आ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो ये रहा। या गॉट इट मैम, थैंक्स। Okay, so let's proceed ahead. So the next thing is, this is one thing, right? So next thing is most relevant sources. So this is another, यहाँ पे ये play button को आपने करना है, तो यहाँ पर ये journals के नाम आ गए हैं। Look at this. The names of the journal has come out कि जिन्होंने इसको पेपर को लिखा है, यहाँ से आप ये सारे show all करो और Excel में इसको डाउनलोड कर लो। तो जब आप एक्सेल खोलोगे, सो यू विल फाइंड ऑल द जर्नल्स लिस्ट, ये देख रहे हैं आप। तो ये एज इट इज आप अपने उसमें डाल सकते हैं। ये खैर सिंपल है बहुत चीजें, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या था जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया, मेन इंफॉर्मेशन, 3 फील्ड प्लॉट, ये कुछ डिफरेंट है। आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल थिंग्स, है ना, ये चीजें कुछ डिफरेंट है। तो ऐसे ग्राफ्स बनाइए जो कि एडिटर की अटेंशन को डाइवर्ट करें। अगर हम सिंपल ग्राफ बनाएंगे लाइक दिस, जो अभी मैंने आपको दिखाए, ईयर और जर्नल ऑफ पब्लिकेशंस, एक आधा दिखा दो, बट ये इन चीजों पे आप ज्यादा स्ट्रेस दें, राइट। सो लेट्स मूव टू द मोस्ट रेलेवेंट ऑथर्स। मैं आपको दिखा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें, मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स। तो ये दिखा रहा है कि दीज आर द डिफरेंट ऑथर्स। इसमें अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो ये पूरी लिस्ट आपको दे देगा। सेम आपको एक्सेल में डाउनलोड करना और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली
corresponding countries, most cited countries. This is important. Next is the most cited countries. Click onto this. USA, Italy, United Kingdom, like this. ये पेपर दूसरा है, वो जो मैं आपको दिखा रही थी वो पेपर दूसरा था. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस विद दिस पेपर. अभी ये वाला जो हमने स्कोपस का डेटाबेस लिया है वो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे लिए. जो मैं ये पेपर आपको दिखा रही थी अपना, दिस इज ऑन ओमनी चैनल रिटेलिंग, राइट. सो डू नॉट कंफ्यूज यहाँ पर कि चाइना आ रहा था और यूएस कम आ रहा था. सो वो इस वजह से आ रहा था बिकॉज ये दोनों पेपर्स स्कोपस डेटाबेस फर्क है, टॉपिक्स फर्क है, राइट. तो ये यहाँ पर मोस्ट साइटेड कंट्री क्या दिखा रहा है, यूएस, राइट. तो ये डायग्राम आप दिखा सकते हो. दिस सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. डॉक्यूमेंट्स इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक ना इसमें एक टर्म होती है इसमें, मोस्ट ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट्स एंड मोस्ट लोकल साइटेड डॉक्यूमेंट्स. सो लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू. जैसे ना, अगर आप, क्या डिफरेंस होता है, गूगल स्कॉलर साइटेशन पे जाते हो, है ना. अगर हम गूगल स्कॉलर साइटेशन पे जाते हैं, लेट मी ओपन माय गूगल स्कॉलर साइटेशन, नॉट टू शो यू एग्जैक्टली, मैं सिर्फ आपको ये डिफरेंस बताना चाह रही हूँ. ग्लोबली साइटेड एंड दूसरा था हमारा टर्म लोकल साइटेड. तो ये आपने किया. और यहाँ पर ना, अगर आप स्कोपस ऑथर सर्च पे जाते हो, ये शायद नहीं खोलेगा, पहले मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, शायद तब खोलता है ये. एक मिनट, लेट मी चेक दिस. हाँ, नहीं खोल रहा ना. लेट मी लॉग आउट फ्रॉम दिस. लेट मी साइन आउट. मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो मैं, एक मिनट के, स्कोपस ऑथर सर्च. लेट मी ओपन दिस. ओहो, अब तो मैंने अपने आप को साइन आउट भी कर लिया. क्या हो रहा है? समथिंग इज, इफ देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम, कनेक्ट. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ. जब आप स्कोपस ऑथर सर्च पे जाते हो, है ना, तो यहाँ पर ना मेरी साइटेशंस कितनी दिखा रहा है, 244, है ना. लेकिन जब आप स्कोपस ऑथर सर्च में जाते हो तो वहां पर जो साइटेशंस होती हैं वो होती है ग्लोबल साइटेशंस, एंड यहाँ पर ज्यादा है. जब आप स्कोपस में जाओगे ना, मेरी साइटेशंस देख रहे हो तो ये काफी दिखा रहा है. तो गूगल स्कॉलर साइटेशन पे अगर आप जा रहे हो तो मेरी जो साइटेशंस दिखा रहा है वो 250 के अराउंड दिखा रहा है. जब आप स्कोपस डेटाबेस में मेरा डेटा देखोगे तो लेट्स से वहां पे 100 दिखा रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ लोकल साइटेशन एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द ग्लोबल साइटेशन. ठीक है, तो यू ऑलवेज गो विद द, अगर आपको करना ही है तो गो विद द ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट्स. तो ये आपको दिखा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं. ये सबसे, इसको सबसे ज्यादा साइटेशंस किसको मिली हुई है, साइटेशन पर ईयर एंड नॉर्मलाइज्ड टीसी. तो इसको टेबल को, दिस इज आल्सो अ गुड टेबल. आप इस टेबल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल एज दैट. अगर आपको टॉप, क्योंकि इसमें देखो 50 रोज दिखा रहा है, आई थिंक 10 रोज इज ओके. तो आप इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, है ना. एक्सेल में डाउनलोड करोगे तो ये आपका एक्सेल में आ जाएगा और आप इस टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज सीम्स टू बी अ गुड टेबल, राइट, क्योंकि काफी साइटेशंस हैं कुछ कुछ पेपर्स की. जैसे ये पेपर्स, ये सारा डेटा, जस्ट लुक एट दिस, ये सारा का सारा डेटा आपके पास कहाँ से आ रहा है. ये जो बिब्लियोशाइनी है कहाँ से कर पा रहा है, ये जो स्कोपस की फाइल है जो हमने उठाई है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ये व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. लुक एट दिस, ये आपको इतना बड़ा डेटा दे रहा है. देखो, डीओआई भी उठा के दे रहा है, पेपर का नाम भी दे रहा है, ईयर भी दे रहा है और जर्नल का नाम भी दे रहा है ना. तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपको जो दे रहा है, ये आपको कहाँ से दे रहा है, ये जो स्कोपस की डेटाबेस फाइल है जो आपने मास्टर फाइल निकाली है उसकी हेल्प के साथ ये आपको ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल दैट यू मस्ट नो, राइट. नेक्स्ट हम करते हैं इसमें
मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स, इसमें कौन से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं? लुक एट दिस. इन्वेस्टमेंट, सोशल इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस. इसको ना आप इसमें भी देख सकते हो. एक मिनट, लेट मी. वर्ड क्लाउड, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है. यू विल ऑल्सो फाइंड इट गुड. लुक एट दिस. ये फिगर आई है आपकी, है ना? तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जो जिसकी सबसे ज्यादा, द वन दैट इज द जो सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस पूरी फिगर में. लेट मी चेक. अगर ये पिछली बार ना प्रॉब्लम हुई थी इसको डाउनलोड करने में. लेट मी चेक दिस आउट. ये डाउनलोड हो रही है नहीं हो रही है? इसको ना ऐड भी कर सकते हो आप अपनी रिपोर्ट में, फिर वहां से डाउनलोड हो जाएगी. नहीं हो पा रही है. आई डोंट नो व्हाई. चलो देखते हैं इसको. तो आपको इसको डाउनलोड करके, है ना, और आप इसमें देख सकते हो, इसको बता सकते हो. दिस इज अ वर्ड क्लाउड. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फिगर दैट यू शुड पुट इन योर पेपर. आप देख रहे हो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज, यहाँ पर सारी फिगर्स और टेबल्स आपके पास खुद आ रहे हैं बने बनाए. यू डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट्स. आपको सिर्फ इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख रही है. फिगर्स और टेबल आपके पास बन के आ रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द SLR एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. और आप अगर किसी पेपर में दोनों को मर्ज भी करना चाहते हो तो आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हो. एक ही पेपर में आप बिब्लियोमेट्रिक भी कर सकते हो और SLR भी कर सकते हो. राइट? सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में, जैसे बिब्लियोशाइनी, वॉस्वियर, इन सब की हेल्प भी ले सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है क्लस्टरिंग. एक मिनट. co-occurrence network, let me check. ओके. ये जो है ना, what does this show? There are two colors, right? So there are two colors. So ये two colors क्या indicate करते हैं? जो three colors, sorry, three भी नहीं, four colors. देख रहे हो आप इसको? There is a blue color, there is a purple color, green, and then is the red color. ये reddish. तो ये बेसिकली आपको क्या बताता है कि जो ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली. राइट? तो आप इसको ना ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो. लेट मी शो यू दिस पेपर ऑफ माइन. लाइक दिस. देख रहे हैं आप? डिफरेंट क्लस्टर्स. ये पेपर अब ओमनी चैनल रिटेलिंग पे है. जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे है, तो ये फर्क होगा. ठीक है. तो हमने इसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर दिखाया कि रेड कलर, क्लस्टर 1 रेड कलर, इसमें 15 आइटम्स हैं और इसका जो मेन है वो मेन है फिजिकल स्टोर्स. ठीक है. और फिर इसको यहाँ पर लिखना है आपने कि कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जा रहा है सारा. तो ये आपने इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट क्लस्टर कंसंट्रेट्स ऑन फिजिकल स्टोर्स थ्रू 15 आइटम्स and from this much of publication is upon detail it was found the most important publication in the first using the retail operations inventory like this. So second cluster, third cluster, fourth cluster. So आप इसको ऐसे भी analyze कर सकते हो. Right? So this is another, this is also a good one. I feel you should go for it. Thematic map, let me check. Let me make it author's keyword. Okay, this is also very important. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला थीमेटिक मैप भी. थीमेटिक मैप में ना मैं, लेट मी टेक यू टू माय पेपर, मैं आपको ये दिखाती हूँ. ये आ गया हमारा थीमेटिक मैप. इसको तो हमने खैर 4 पार्ट्स में किया है. मैं लेकिन आपको ना एक चीज बताती हूँ, रुको. इसके अंदर ना ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, आप देख सकते हो ये चीज.
दिस इज डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 एंड 4. तो ये वाले इस वाले सेगमेंट में जो थीम्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? निश थीम्स. इस वाले जो सेगमेंट में थीम्स आते हैं उनको बोलते हैं इमर्जिंग और क्लीनिंग थीम्स. इस वाले सेगमेंट में जो थीम्स आते हैं वो होते हैं बेसिक थीम्स. इस वाले में होते हैं मोटर थीम्स. तो इसका क्या मतलब होता है? लेट मी शो यू दिस. ये ना इसका सारा आपको राइट करना पड़ता है. ये रहा. The theme situated in the upper right, which exhibits high level of centrality and density. Look at this. यहाँ से एक बार I want all of you to please read this. Let me do it red. ये एक बार पढ़िए. इसमें ये बोल रहा है कि there is quadrant 1. आपको इसको सारे को explain करना है. ये जो आपका टेबल आया है, इस टेबल को आपको सारे के सारे टेबल को आपको एक्सप्लेन करना है. आपको इसमें पहले ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस निश थीम्स, मोटर थीम्स, बेसिक थीम्स एंड इमर्जिंग और क्लीनिंग थीम्स, राइट? तो इसमें मैंने भी कैसे एक्सप्लेन किया है. सो फर्स्ट मैंने इसमें बताया है कि फर्स्ट अपर राइट क्वाड्रेंट 1 थीम्स आर कॉल्ड एज द मोटर थीम्स. उसका क्या मतलब होता है? Second quadrant, I want you to read it. Please read it. Let me increase the font size. Excuse me, ma'am, I have a question. हाँ जी. मैम ये जितना भी एनालिसिस है, बीइंग इट ऑथर, को-ऑथर, साइटेशन, कीवर्ड, सो ये जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है वो के ओनली मतलब इट कंसीडर ओनली द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एक्सेल फाइल which consists of like the author name, co-author name, right? But it doesn't consider the आप एक बार content. नहीं दोबारा से बताओ बेटा. मैंने I did not listen. मेरा Okay. दिमाग कहीं और था. हाँ जी, अब बताइए. Okay, ma'am. I'm हाँ just जी. asking the entire bibliometric analysis that is being done that take into consideration only like few information like the keywords, the author name, co-author name, journal name, citation, but it doesn't take into consideration the content of the paper, right? Yes. It does not do the content. Yes, So very true. if you want Like जैसे to- हम एडीओ मॉडल के अंदर एक बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, मेडिएटर, मॉडरेटर, वो सब उठाते हैं. वो चीजें मिसिंग है. अदरवाइज तो सेम है बाकी. But if you Other want to know is like same. कौन से मॉडल्स यूज हुए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, क्या फाइंडिंग्स है, नहीं. like क्या डिपेंडेंट Finding no, एक मिनट, listen to me. Implications, discussion part तो इसमें भी आएगा ना बेटा. The discussion part will come in this as well. ये भी मैंने अभी आपको यही बताया ना कि इसका अगर आप लिखते हो तो क्या रहते हैं डिफरेंट सेक्शंस. ये रहते हैं ना डेटा कहाँ चले, इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेम रहते हैं. जो आप उसके अंदर एसएलआर में लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको कल बताई थी जिस तरीके से वैसे ही लिखनी है. रिसर्च मेथोडोलॉजी आप प्रिज्मा नहीं बनाते हो इसमें, लेकिन इसके अंदर आप जो कुछ डायग्राम्स वगैरह के थ्रू दिखा सकते हो. रिसर्च मेथोडोलॉजी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. फिर आपके पास डेटा एनालिसिस फर्क है. डिस्कशन पार्ट यहाँ पर भी आता है आपका ब्रीफ में, है ना. इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी एंड कंक्लूजन, ये तो यहाँ भी आता है सब. दिस ऑल कम्स हियर एज वेल. सो आपका जो मेन जो डिफरेंस होता है वो डेटा एनालिसिस पार्ट में डिफरेंस आता है. द मेन पार्ट ऑफ डिफरेंस इज द डेटा एनालिसिस. यहाँ पे ये सारे ग्राफ्स आपको, फिगर्स और ग्राफ्स ये सारे बने बनाए मिलते हैं. आपको सिर्फ एनालिसिस करना होता है. हाँ, इसमें कंटेंट नहीं आ पाता. इसमें जैसे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटर, मेडिएटर, वो सारी चीजें इसमें मिसिंग होती हैं. या आई टोटली एग्री विथ यू. और ये ना इजीएस्ट दिस
this doing the work through bibliometric analysis is comparatively easier than going for the SLR paper. आपने देखा ही होगा अभी, है ना? इसके अंदर आपको Yes. सिर्फ ग्राफ्स ही तो बनाने हैं. Yes, ma'am. Any other question? मैम जो डिफरेंट कलर्स के क्लस्टर है वो ये बता रहे हैं कि जैसे रेड क्लस्टर में एक टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं. हाँ, सेगमेंट एक है. यस. ओके मैम. जैसे उसमें आ रहा था इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, उसके बाद आ रहा था सोशल फाइनेंस. तो सोशल फाइनेंस का एक ग्रुप बना दिया उसने, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में कुछ अलग से बना दिया. तो वो सेगमेंट्स बना दिए इसमें ना, इसने यही करता है ना? और इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको पहले ये बताना है कि व्हाट इज मोटर थीम्स, बेसिक थीम्स, ये सारे. फिर उसमें बताना है कि इस वाले में क्लस्टर में कौन से लाई करते हैं थीम्स, इसमें कौन से लाई करते हैं, इसमें कौन से और इसमें कौन से. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट. ये सारा ही आपको इसके अंदर एनालिसिस पार्ट में लिखना है. Ma'am, it talks about density and centrality. ये So what एक ये एक है ना, मतलब and they have been thoroughly developed. ये देखो ना नेक्स्ट लाइन, look at this. ये नेक्स्ट लाइन देखो. The aforementioned themes hold significant importance and have been thoroughly developed. ये जो मोटर थीम्स हैं वो thoroughly developed है, इसका ये मतलब होता है बेसिकली. Okay, ma'am. राइट. फिर उसके बाद जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, they exhibit significant development, however they appear to be disconnected from one another. नेक्स्ट है लो सेंट्रलिटी. इमर्जिंग थीम्स तो हमें पता ही है कि दिस इज येट टू अटेन सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंस. सो लाइक दिस यू हैव टू टेल. आपको फिर ये बताना है कि कौन से में कौन कौन सा वाला लाई कर रहा है. सो दिस इज ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें ये पता नहीं चल रहा नहीं चल रहा था. लेट मी सी, आई डोंट नो क्या हुआ था. नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक एवोल्यूशन. एक मिनट, लेट मी चेक. ये वो पता नहीं, अभी मैंने चलाया था, इट वाज नॉट वर्किंग. लेट मी चेक. 3 years करके देखते हैं इसमें. हाँ चल गया. गुड. तो ये मैं बता देती हूँ आपको. व्हाट आई हैव डन इज, दिस इज अ थीमेटिक एवोल्यूशन. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ओवर द इयर्स इसने ना इसको डिवाइड कर दिया 4 में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शंस का ये लगा हुआ बटन, इसको क्लिक किया हमने. यहाँ पे पैरामीटर चूज किया, ऑथर कीवर्ड क्लिक किया, और हमने इसमें कटिंग पॉइंट्स 3 दे दिए. तो इसने अपने आप से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि इसने देखा होगा कि कैसे एवोल्यूशन हुई है वर्ड्स की 1989 से 2018, फिर 19 to 21, 22 to 23, 24 to 24. तो इसमें ये बताया है ओवर द इयर्स जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो किस तरह से डेवलप हुए हैं. लाइक लेट्स से फर्स्ट में 2018 तक सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग वाज इम्पोर्टेंट, राइट. फिर उसके बाद मैंने इसको आपको इससे समझाती हूँ. मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, लेकिन थीमेटिक एवोल्यूशन में आपको यहाँ से एक मिनट, लेट मी शो यू. एक मिनट. 3 फील्ड प्लॉट है, थीमेटिक एवोल्यूशन, ये रहा. ओके, ये नजर क्लियर आ रहा है? पता नहीं आज उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद उसको अपडेट करना पड़ेगा मुझे आर सॉफ्टवेयर को, फिर वो ठीक आएगा. तो जैसे इसके अंदर ये ओमनी चैनल रिटेलिंग का है, राइट. तो इसके अंदर ये बता रहा है, देखो आप ये बॉक्सेस को भी, साइज को भी देखो. तो आपको इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है? इस तरह से करना है कि देखो 2023 में कौन से वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक में, ओमनी चैनल रिटेलिंग में. ये ओवरलैप हो रहा है. एक मिनट, लेट मी ट्राई. इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर फॉन्ट साइज नहीं. जैसे ये आ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देख रहे हैं आप? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सेम कलर है. तो यहाँ पर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट. यहाँ पर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नजर नहीं आना. चैनल इंटीग्रेशन इधर भी है,
ये चैनल इंटीग्रेशन क्वालिटी बिजनेस, मतलब आपको इसमें बेसिकली क्या बताना है, ये बताना है कि ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स व्हाट वर द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स एंड कौन सा कीवर्ड सब में कॉमन है, कोई है या नहीं है। जैसे चैनल इंटीग्रेशन अगर मैं देख सकती हूँ तो दिस वर्ड इज हेयर, हेयर, चैनल इंटीग्रेशन यहाँ भी और यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेन करना है जो हम बोल रहे हैं अभी, what we are talking about is to be explained। तो इस तरह से इन स्टेज 1 द इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आप डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, सो मेंशन दैट, राइट। उसके बाद आप ये बताओ कि देखो द मोस्ट कीवर्ड इन ऑल द 4 स्टेजेस is channel integration. The next most important keyword includes customer experience, channel integration, customer satisfaction that are presented in the 3 stages. This is what has to be explained. मतलब कौन से कीवर्ड, ये जो टॉपिक है that is called as omni channel retailing, उसके अंदर इन स्टेजेस में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन। ये आपका है, दिस इज कॉल्ड एज योर bibliometric analysis में thematic evolution over the different time periods. So this is another chart. So these are the most important charts जो आप इससे बना सकते हैं और अपना एक पेपर लिख सकते हैं, and it will be great कि अगर लिखोगे तो ये पेपर भी एटलीस्ट सी कैटेगरी में तो एक्सेप्ट हो जाए, और कईयों की तो ये बी कैटेगरी में भी एक्सेप्ट हो जाते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो। आई हैव शेयर्ड 2 पेपर्स, मैंने आपको 2 पेपर्स शेयर किए हैं, ये अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड है। दिस इज ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, है ना। तो ये साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग, दिस इज बी कैटेगरी पेपर, मेरा भी अभी एक पेपर इसमें पब्लिश हुआ है साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग में। और ये दूसरा पेपर, दिस इज ऑल्सो अ गुड पेपर, ये भी जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, ये भी हमें सबको पता ही है कि अच्छा जर्नल है ये, और इसमें भी आप पेपर पब्लिश कर सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव टू राइट अ ह्यूज थिंग्स। मतलब इसमें एक तो डायग्राम्स बनाओ, मेथोडोलॉजी पार्ट को भी बहुत एक्सप्लेन करो, इसमें मेथोडोलॉजी पार्ट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको ये 2 पेपर्स मैं भेजती हूँ फॉर बिब्लियोमेट्रिक, या आप इसको पढ़ें देखें, and then you will be able to write your own paper, है ना, and try to send it into a good Ma'am, I did journal. not, excuse me, ma'am. हाँ जी, I did not get any WhatsApp group, ma'am. क्या चीज? मतलब आपने कल का क्लास नहीं पोस्ट नहीं किया नहीं मगर I नहीं did not नहीं, get any. मैं हाँ मैंने अभी नहीं भेजा, आई फॉरगॉट बिकॉज कल मेरा ख्याल से 45 तक द क्लास वाज गोइंग ऑन, तो आई इट जस्ट गॉट आउट ऑफ माय माइंड। मैं अभी इमीडिएटली अभी आफ्टर द क्लास आई विल सेंड इट टू भोलानाथ सर एंड ही विल सेंड इट टू ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, आई विल सेंड इट राइट नाउ, आई विल सेंड इट। आप अभी आपने जो कुछ पेपर्स बोले कि आप शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करूंगी, आई विल शेयर हाँ दैट, जी, वो भी आ और जाएंगे मैं ना अलग इसमें? से शेयर करूंगी कि एसएलआर के लिए कौन से और बिब्लियोमेट्रिक के लिए कौन से, आई विल शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू, डोंट वरी। Okay, thank you. यस, आई विल शेयर इट विद यू। या एनीथिंग एल्स? दैट्स इट। Ma'am, एक टॉपिक और मैं हाँ जी, Ma'am, आपकी can we आवाज़- use both VOS viewer and R in writing bibliometric analysis? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। जैसे वॉस्फेयर में हो सकता है कुछ और भी टूल्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, तो आप उनको भी इसमें डाल सकते हो पेपर में, बिल्कुल कर सकते हो। आप कितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Thank Ma'am, आपको अगर Web of डिफरेंट एनालिसिस बाय चांस क्या होता है कि लेट्स से एक टॉपिक एक में मिल पा रहा है, हो पा रहा है बिब्लियो शाइनी से, और दूसरे में दूसरा भी हो पा रहा है, तो आप दोनों सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, वेब ऑफ साइंस से कैसे डेटा डाउनलोड करना है? वेब ऑफ साइंस भी ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पर हो नहीं पाएगा बिकॉज मैं घर पर हूँ और हमारे कॉलेज में एक्सेस है। अगर मैं कॉलेज में होती तो मैं आपको जरूर करके दिखा देती। सेम वैसे इट इज ऑलमोस्ट द सेम वे, जैसे आप स्कोपस के अंदर कर रहे हो ना, ऑलमोस्ट सेम ही होता है वेब ऑफ साइंस में भी। ओके मैम। Ma'am, can you repeat the first step, Biblioshiny in R, na? हाँ, तो इसके अंदर मैंने आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी कि सबसे पहले आपको आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर आर स्टूडियो करना है, जिसमें ये पीपीटीज में मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये करना है, cran.r प्रोजेक्ट
ये जब आपका हो जाएगा, इससे R आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैम फिर excuse me मैम, I have already R Studio. ठीक है, तो फिर आप इसको ओपन कर लीजिए बेटा। तो यहाँ पर ये 3 कमांड्स, ये भी मैं आपको भेज देती हूँ सभी को। तो ये 3 कमांड्स यू हैव टू राइट इट हियर, सिलेक्ट ऑल द 3 कमांड्स ऑल टुगेदर। इकट्ठे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रन, इसको रन करो तो आपकी ये खुद विंडो खुल जाएगी। दिस इज द विंडो दैट यूल गेट। मतलब ये तो अभी दूसरा आ गया ना, तो फिर मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो ये विंडो आती है और यहाँ से डेटा को अपलोड कर सकते हो आप। मैम प्लीज शेयर these all 3 मैं commands ना. अभी बिल्कुल बिल्कुल मैं 2 अलग अलग फाइल्स बना दूंगी, एक बिब्लियोशाइनी की इसकी हाँ बिब्लियोमेट्रिक की बना दूंगी, एक एसएलआर की। जो एसएलआर के पेपर्स हैं उनकी अलग और इसकी अलग। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। अभी सर को मैं करती हूँ एंड आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। Ma'am, can you जी। please give us a short introduction on TCCM model? या ओके, टीसीसीएम में होता है बेसिकली, टीसीसीएम इज फुल फॉर्म, इट इज नॉट मच डिफरेंस। थियरीज, टी, दिस इज इन कैपिटल। T stands for theory. C is for conceptual frame, conceptual concepts. क्या? Context, sorry, context. M is for methodology. एक मिनट, इसका मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट। क्या होता है? C is for basically क्या होता है ये इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसमें जो ये स्कोपस डेटाबेस की फाइल है आपकी, ये जो निकली है लेट्स से स्कोपस की, है ना, इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि इन सारे पेपर्स को आपको देखना होता है कौन कौन सी थियरीज यूज हुई हैं, किस कंटेक्स्ट में बात करो, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा। मेथोडोलॉजी कौन सी यूज है, मेथोडोलॉजी का मतलब होता है लेट मी मैं आपके साथ अपना एक पेपर शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को 1 मिनट दो, मैं दूसरा लैपटॉप ऑन करके वो मतलब थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको वो पेपर भी दिखा सकती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर इट विद हियर। Don't worry, I can spend more time than this. Okay, let me share my screen. ये मैंने अपने दूसरे, क्योंकि एक्चुअली इसमें आर नहीं चलता है, तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद मी। Let me show you this paper of mine. इस पे अगर आप टीसीसीएम फ्रेमवर्क और एडीओ मॉडल को इकट्ठा यूज करते हो ना, तो मतलब बहुत बहुत टफ है भाई, इट इज वेरी वेरी टफ। लेट मी सी, इसमें हमने बहुत काम किए थे, देखती हूँ इसमें है या नहीं। लेट मी चेक दिस एज वेल। दिस इज वन ऑफ माय पेपर्स। सो इसमें हमने बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा मेहनत करी थी। आई विल शो दिस टू यू। अगर आप इसको ये भी करोगे तो बस ओके, यहाँ ओके, लुक एट दिस नाउ। दिस इज वन ऑफ माय पेपर, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। सबको दिखाई दे रहा है ये? तो टीसीसीएम के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। थियरीज, लुक एट दिस। तो आपको लेट्स से अगर 298 पेपर्स हैं, है ना, तो आपको उसमें से सारे पेपर्स को ये डिवाइड करोगे तभी आपके लिए बेटर रहता है। तो कौन कौन सी थियरीज यूज हुई हैं, इसमें हमने इंटेक्स साइटेशन, जो आप वो बात कह रहे थे ना, यहाँ पर ये ऐसे बनता है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ऑल ऑफ यू? सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? ओके, तो ये है थियरी। तो ये टेबल ऐसे बनता है। थियरी, कौन सी थियरीज यूज हुई है यहाँ पर लिखा है, कितने आर्टिकल्स में, और यहाँ पे इंटेक्स साइटेशंस, राइट। दिस इज टी, टीसीसीएम का टी है ये, राइट। फिर है सी, कंटेक्स्ट। लुक एट दिस, ये है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है किस उसके अंदर
ये टॉपिक किया है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, सर्कुलर फैशन, बायर। Does this mean the subject area? हाँ जी, क्या कह Context रहे हो? means subject area? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं छवि आप। Context is the subject area or the discipline? एरिया जैसे कंटेक्स्ट मतलब किस जो एनालिसिस किया है किसी ने अपने पेपर का, वो किसके ऊपर किया है। जैसे हम अगर कोई सर्वे कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे, हम सर्वे कर रहे हैं टीचर्स पे, हम सर्वे कर रहे हैं ये कुछ इसमें गलत भी लिखे हुए हैं, वही मैं आपको कह रही हूँ। दिस इज एन इनिशियल पेपर, तो इसमें कंटेक्स्ट वैसे होता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एम्प्लॉइज पे किया है, किस पे किया है, राइट। तो इसमें आप कंटेक्स्ट में आप ये भी डाल सकते हो कि टॉपिक मतलब कौन सा सेक्टर था, यू कैन पुट द सेक्टर एंड किसको, जैसे हाउसवाइफ्स के ऊपर सर्वे किया है तो कंटेक्स्ट हाउसवाइफ्स। इज इट क्लियर? It means we can divide it according to the respondents also. Yes, 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 right. TCCM next is country. हाँ, country है ये, तो ये भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने बहुत मेहनत करी है इस पेपर पे, तो यहाँ पर USA 15 पेपर्स और ये कौन कौन से इंटेक्स साइटेशन है। दिस इज ऑन कंट्री। TCCM, M इज द मेथड, मेथड इज द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आप ये देख सकते हो क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी, उसके अंदर क्वालिटेटिव में फोकस ग्रुप और इंटरव्यू, एथोनोग्राफी, ये आप समझ आ रही है चीज। क्वालिटेटिव में कौन कौन से टूल्स यूज किए, अनोवा, मनोवा, सेम। आर यू गेटिंग मी एट दिस? दिस इज योर TCCM फ्रेमवर्क। It's wonderful. इज इट क्लियर? मैम अनोवा तो वो SPSS हो गया ना इसमें? हाँ जी सावित, मेरे को ये- समझ नहीं आया। जी, आपने अभी जो पेपर में बताया कि वो अनोवा मनोवा भी है टेस्ट। मेथोडोलॉजी अनोवा की TCCM, methodology, जी TCCM का M। जी नहीं, अभी जो अनोवा देखे हैं हमने वो पेपर पे, वो अनोवा तो SPSS का होगा ना? हाँ, यस यस, अनोवा इज। तो ये आप ये देख रहे हो, नहीं नहीं आप ये देख रहे हो ना इसमें कि जो SPSS भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं मैडम, हम क्या कर रहे हैं इसमें बेसिकली, इसमें हम जो प्रीवियस पेपर, जो स्कोपस की डेटाबेस फाइल आई है आपके पास, तो उसमें हर पेपर को आप देख रहे हो, तो वो ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि पिछले ऑथर्स ने कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स लगाए थे अपने पेपर को एनालाइज करने में। तो ये जो पर्सन है, जो आप मनोवा अनोवा देख रहे हो यहाँ पर, तो इस पर्सन ने ये इन सब पर्सन्स ने इस टॉपिक के ऊपर, ये सेकंड हैंड फैशन है, तो उसने मनोवा अनोवा से भी एनालिसिस किया है प्रीवियस पेपर्स में। कौन कौन थे वो, ये पेपर्स, ये आई गॉट इट, थैंक यू। मैम बिब्लियोशाइनी में कर सकते हैं TCCM? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सब मैनुअल है ये तो। अच्छा नहीं, एक मिनट, मेथोडोलॉजी आई डोंट नो, बट कंट्री तो आप निकाल ही सकते हो। ईयर ऑफ सकते हैं, theories भी नहीं निकलती हैं। थ्योरीज नहीं निकल सकती, वो मैनुअली आपको देखनी हाँ, पड़ेगी। कुछ चीजें निकाल सकते हो। हाँ मैम एक क्वेश्चन है, क्या कंपलसरी है हर रिसर्च पेपर में थ्योरीज हो? नहीं, आप TCCM फ्रेमवर्क ना लगाओ, आप सिर्फ एडीओ मॉडल से कर दो। अगर मैम TCCM करना चाह रहे हो और उसमें थ्योरीज ना हो बट कंट्रीज और कंटेक्स्ट और मेथोलॉजी हो, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं, बट अगर आप TCM फ्रेमवर्क कर सकते हो, आप TCCM कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से टी उड़ा दोगे तो पता नहीं। मैडम देख लो, only TCM is for? यही उसमें से कंट्री एक चीज हटा दो, कंटेक्स्ट हटा दो। तो मैम ये मॉडल भी ऑन, जैसे एडीओ मॉडल था, आपने बताया कि हम अपना मॉडल खुद भी बना सकते हैं, तो TCM में भी अगर थियरीज नहीं है तो उस बेसिस पे भी हाँ कुछ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करना चाहते हो पेपर पे। तो मैम क्या तीनों चीज, मतलब जैसे है कि कई सारे पेपर में जहाँ थ्योरीज नहीं मिल रही हैं, तो क्या उस पार्ट को ब्लैंक छोड़ दे या उस नहीं, पेपर को ही छोड़ दे हम? हाँ, उस पेपर को ही छोड़ दो। ओके, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें मैथडोलॉजीज एक्सट्रैक्ट हो सके फ्रॉम द डेटाबेस, और
Is there any way? मे बी होगा, बट आई डोंट नो, मे बी चैट जीपीटी वगैरह यूज करके आप निकाल सकते हो. चैट जीपीटी आई थिंक बहुत वंडरफुल टूल है, उसको अगर आप पेपर दोगे ना उसमें से निकाल देता है वो चीजें. मैंने यूज नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बट मैंने सुना है कि ऐसा होता है. तो मैम साइज स्पेस में शायद काम पड़ जाएगा वो हाँ सॉफ्टवेयर. जी, साइज कैन यू स्पेस, बी लिटिल, क्या, साइज स्पेस करके एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे वो समरीज सबकी दे देते कौन सा सॉफ्टवेयर, हैं. कौन साइज सा सॉफ्टवेयर? SEI स्पेस, साइज स्पेस. मैं आपको रिटर्न कर देगा. हाँ जी, मैसेज कर रहे हो किस पे? मैसेज ऐसे ही टेक्स्ट पे, यहीं पे ग्रुप पे. It's an open software, Abhijit. हाँ, Size space. अभी तो मैंने यूज किया स्टार्टिंग फेज में, तो मुझे ओपन ही लग रहा है. अच्छा, साइज स्पेस. यस ओके. मैम. और इसमें AI tool है वो. AI टूल्स. हाँ, AI टूल्स है. ओके. मैम हाँ जी बेटा. मैम अगर हम TCCM फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे उसने पूछा कि अगर पेपर्स में थियरी नहीं मिल रही है टॉपिक पर, तो वो थियरी पार्ट हम किसी और से प्लेस कर नहीं, सकते कुछ में हैं. तो मिलेगी ना, ऐसा नहीं. नहीं, इट इज नॉट दिस थिंग कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी. लुक एट दिस, ये जैसे ना हमने अभी क्या किया था, नॉट रिपोर्टेड, हमारे 15 पेपर टोटल 84 में से थे ऐसे जिनमें थियरीज नहीं थी, तो हमने ऐसे लिखा. लेकिन बट ये नहीं लिखते हैं, आप इसको छोड़ दोगे, ये वाले पेपर्स को, बाकी जो थियरीज है उनको लिख दोगे, ये छोड़ दोगे पार्ट. जिनमें नहीं है तो नहीं सी. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपके 100 पेपर है उसमें थियरीज ना मिले आपको. जो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं उनमें थियरी तो जाती ही जाती है, उसके बिना तो पेपर होता ही नहीं है. हाँ जी, एनीथिंग एल्स? मैम बिब्लियोमेट्रिक में मिनिमम कितने पेपर्स ले सकते हैं? बिब्लियोमेट्रिक में तो आप जितने मर्जी ले लो, ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे तो ज्यादा फायदा है. ओके मैम. एनीथिंग एल्स? सो आई थिंक वी कैन लॉग आउट. मैम इज इट Thank you क्लियर? so much, ma'am, for the wonderful session. मैम एक चीज डिस्कस करनी थी मुझे. हाँ जी. मैं एक्चुअली में इसी पे SLR पे कुछ दिन से काम कर रहा हूँ. तो जैसे आपने ADO मॉडल बताया है, तो इसमें मेरा एक सोच रहा हूँ आइडिया, क्या ये इम्प्लीकेबल होगा? जैसे मेरा थीसिस का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और परसीव रिस्क. तो क्या हम डिसीजन जहाँ पे है वहाँ पे हम डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स ले सकते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट पड़ता है इनकम का, जेंडर का, एक्सपीरियंस का, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस का, और वही पे आउटकम में हम इन्वेस्टमेंट ले लें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और इंसिडेंट्स में बहुत सारे, जैसे कि सेविंग ये ना देखना पड़ेगा अभी जी. मतलब वी नीड टू डिस्कस, ये मेरे को अभी एकदम से नहीं दिमाग में आ रहा है, तो ये 1:1 वी कैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी. कैसे होगा मुझे डिस्कस कर सकता हूँ मैं? हाँ जी. वो कैसे मैं डिस्कस, आपसे कैसे कांटेक्ट होगा? मेरा नंबर इसके ऊपर आपको पता लग जाएगा, शालिनी अग्रवाल. नहीं पता लगेगा? आई थिंक आपको ग्रुप ऑन कर देते हैं सर, मुझे लगता है. वी कैन स्विच ऑन दिस ग्रुप. नंबर आपका? नो मैम, आपका कहीं ऐसा सच ग्रुप एडमिन का नहीं है. हाँ, आप भेज दीजिए, हम इसको डेफिनेटली कर सकते हैं कनेक्ट, है ना. और क्योंकि ये मतलब आपका एक है, तो डेफिनेटली वी विल बी. ओके, थैंक यू सो मच. You can share your email ID, ma'am, Shalini, ma'am. हाँ. My email ID is shaliniagar@gmail.com. Let me write it here, shaliniagar@gmail.com, right? And this is my contact number. Let me write it here as well. I have written both. ओके, थैंक यू. ठीक है? Okay, thank you very much and good night. I hope you enjoyed the session, all of you. मैम क्या इससे कुछ एक चीज पूछ सकता हूँ? मतलब ये सिस्टमैटिक ना हो कि मैं थोड़े दिन से कंफ्यूज हूँ. एक पेपर में लिख रहा था, क्या आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछ सकता हूँ कुछ? मैं बाद में बात करूं. आई हैव टू गो समवेयर, मतलब एवरीबॉडी इज वेटिंग घर पे ना. ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. राइट अवस्थी जी. हाँ जी. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन. बाय.